2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून आ सकता है। अभी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून संभव है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जनसंख्या को स्थिर करना बेहद जरूरी है, और जनसंख्या को स्थिर करना अगर जरूरी है तो सवाल केवल उत्तर प्रदेश का है या पूरे देश का है? सवाल केवल असम का है या दूसरे राज्यों का भी है? आइए जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं, और बिग वॉल पर इस बारे में हम आपको बताते हैं कि किसकी आबादी कितनी बढ़ी है, कैसे ये अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जिसकी तरफ जितनी बातचीत होनी चाहिए, जितना जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। किसकी कितनी आबादी बढ़ी, क्योंकि हमेशा ये आ जाता है कि भाई इस धर्म की आबादी कम है, इस धर्म की आबादी ज्यादा बढ़ी है। तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए, हम हिंदुओं की आबादी से शुरू करते हैं। 1951 में यह आबादी 30 करोड़ 35 लाख के आसपास थी। मैं हट जाता हूं, आप ये आंकड़ा देखिए, 30 करोड़ 35 लाख। 2011 में यह आबादी होती है 96 करोड़ 63 लाख। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1951 में यह आबादी थी 3.54 करोड़, करीब 3.5 करोड़। लेकिन 2011 में यह बढ़कर 17 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। आप परसेंटेज देखेंगे ना इन दोनों का, तो उसमें ज्यादा आप समझ पाएंगे इस चीज को। सिख आबादी 1951 में 62 लाख और 2011 में 2 करोड़। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 1951 में 84 लाख और 2011 में 2 करोड़ 78 लाख। यानी अगर एक पैमाना यहां पर माने तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। अब यहां पर बात करें, हम दो हमारे दो जरूरी क्यों हो जाता है, क्यों जरूरी है यहां पर? लेकिन यहां पर हम आप देखिए, आपको बताएं, जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो फायदा नहीं मिलेगा। कहां पर किस तरह का कानून है या कहां पर अभी इस बारे में बात हो रही है? राजस्थान 2 से ज्यादा बच्चा सरकारी नौकरी नहीं, मध्य प्रदेश तीसरा बच्चा आया तो सरकारी नौकरी नहीं, यह लगातार वहां पर कहा जा रहा है। अब देखिए, तेलंगाना और गुजरात 2 से अधिक बच्चे पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात में है 2 से अधिक बच्चे पर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। अलग अलग राज्य कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई ऐसी नीति नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र और ओडिशा, महाराष्ट्र 3 बच्चा तो निगम चुनाव के लिए अयोग्य, ओडिशा 3 बच्चे तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड 2 चाइल्ड पॉलिसी, नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा असम और उत्तर प्रदेश में भी अब इस पर बात हो रही है। लेकिन हम दो हमारे दो क्यों जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको आप समझिए। संसाधन के बंटवारे की समस्या है, भौतिक संसाधनों के बंटवारे की समस्या है, प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे की समस्या है। रहेंगे कहां? हम देखते हैं आज भी झुग्गी झोपड़ियों में कैसे लोग रहते हैं, तो ये वही समस्या है। रोजगार, लोगों को हम काम कैसे देंगे? एक सीमित संसाधन के तहत हम लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। जीवन में गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिलेगी जब इतनी ज्यादा भीड़ होगी और जब इतनी ज्यादा डिमांड होगी? गरीबी और अशिक्षा में बढ़ोतरी होगी क्योंकि वहां पर लोगों की कमाई कम होगी, कमाई बटेगी और लोगों को क्या शिक्षा उस हिसाब से मिल पाएगी? भौतिक साधन, यानी आप ट्रेन में सीटें 70 हैं और जाने वाले 700 हैं, तो बाकी लोग कैसे जाएंगे? वनों की कटाई, लगातार उसके लिए लोगों के रहने के लिए जमीन चाहिए होगी और वहां पर वनों की कटाई होगी और संसाधन जो वनों से मिलते हैं उनकी भी खपत ज्यादा होगी। वायु प्रदूषण, जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है, ऑलरेडी देश के कई सारे शहर इससे प्रभावित हैं। अब इसके आगे हम दो हमारे दो का विरोध क्यों हो रहा है, यह भी समझिए। विरोध भी हो रहा है, मैंने कहा ना कि कुछ लोग मुसीबत नहीं मानते। इसका तर्क क्या है? क्योंकि चीन के जैसे मुसीबत बढ़ जाएगी। चीन में क्या मुसीबत बढ़ गई है इसके बाद? 1979 में चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, यानी एक बच्चा पैदा करने की इजाजत। 37 साल तक चीन में यह पॉलिसी लागू रही। 37 साल तक चीन में लोगों ने इस पॉलिसी को माना। 2016 में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, जो प्रदीप जी कह रहे थे अभी। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई वहां पर, क्योंकि वहां की सरकार को लगा कि अब हमारी आबादी बहुत ज्यादा बुजुर्ग होती जा रही है और हमारे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। 2020 में पॉलिसी बदली गई और अब वहां 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई, क्योंकि चीन को लगता है कि उनके यहां बहुत ज्यादा बुजुर्ग आबादी होती जा रही है और जो युवा लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हो गया उनकी आबादी में। 10 साल बाद इसका क्या असर होगा? चीन में सैनिकों की कमी होगी, क्योंकि वहां पर युवा लोग नहीं होंगे सेना में भर्ती होने के लिए। चीन की, इसके बावजूद, ये सारी पॉलिसी आने के बावजूद चीन की आबादी बढ़ाने के सारे कार्यक्रम फेल हो गए हैं और लोगों में अब वो उत्साह नहीं दिख रहा है। चीन की आबादी को शादी पर से विश्वास उठ गया है और वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में घुल गया है और अब वो इस सरकार की पॉलिसी पर भी आने पर भी सरकार के साथ नहीं खड़े दिखते। और ये केवल यही नहीं है, आबादी का अर्थशास्त्र हकीकत है या कुछ और है, यह भी समझिए। यह अर्थशास्त्र से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। देखिए, स्थिर जनसंख्या के लिए फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए? 2.1, यानी हर महिला पर जन्मा बच्चा 2.1, ये एवरेज में है। इसको आप देखिए, भारत में फर्टिलिटी रेट क्या है इस वक्त? 1992-93 में हमारा फर्टिलिटी रेट यानी देश का 3.4 था। 2020-21 जहां हम इस वक्त हैं, या अभी 1 साल पहले जिसकी हम बात करें, 2.2, और अनुमान है कि 2025 में ये 2.1 जो स्थिर रेट है उससे कम होकर 1.93 तक हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? मध्यम वर्ग कम बच्चे पैदा कर रहा है, जो बात हम चीन की मानसिकता की कर रहे थे। लेकिन यहां पे वजह कुछ और है। बच्चे के अच्छे लालन पालन का खर्च बढ़ गया है। मिडिल क्लास को लगता है ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका सही से लालन पालन नहीं कर पाएंगे, 2 बच्चों का खर्च उठाना मुश्किल होगा, यह भी लगता है मिडिल क्लास को।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता भी अब लोगों में काफी दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह जनसंख्या नियंत्रण किस लेवल पर, एक बच्चे पर, दो बच्चे पर या उससे आगे। अब आबादी का अर्थशास्त्र दुनिया के लिहाज से यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे यहां पर यह एक बहुत बड़ी बहस है दुनिया के लिहाज से। चीन देखिए, अगर 2017 की बात करें तो 141 करोड़ की आबादी वहां पर, जो कि 2100 में बढ़कर 73 हो जाएगी, और 2024 की बात करें तो 143 करोड़ हो जाएगी। यानी आने वाले दिनों में चीन की आबादी घटेगी अगले 70-80 सालों में। भारत की आबादी 138 करोड़ जो कि 2017 में थी, 2100 में ये 109 होगी, और अधिकतम आबादी हमारी कब होगी? 2048 में 160 करोड़। यानी 2100 में भारत दुनिया में नंबर 1 वाली आबादी का देश होगा, बल्कि 2048 में ही बन जाएगा वो। और कुछ तो अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि अगले 6-7 सालों में भारत चीन को पार कर जाएगा अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो। अमेरिका, आप देख सकते हैं, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सारी आप यहां पर जो हम आपको यहां पर आंकड़े दिखा रहे हैं, ये बताता है कि कैसे 2100 आते आते ये देश अपनी आबादी से थोड़ा सा ज्यादा या आसपास ही होंगे, लेकिन ज्यादा अंतर आएगा चीन और भारत में। देखिए, ये आंकड़े आप तक रखने का मकसद केवल एक था, ताकि आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकें और आप समझ सकें कि कितना जरूरी है। अश्विनी जी देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ये आंकड़े दिखाकर इस डिबेट को ओपन करता हूं, उम्मीद समय कम है इसलिए छोटे छोटे तर्क। अश्विनी जी, अब इस तर्क से आप कितना सहमत हैं कि अगर हमने अभी आबादी को रोका तो आगे चलकर चीन जैसा हाल हो जाएगा हमारे पास बुजुर्ग ज्यादा होंगे और काम करने वाले लोग कम होंगे? बड़ी सीधी सी बात है गौरव जी, मैंने कहा जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। चीन से तुलना करना ही बहुत बड़ी गलती है। हम चीन से तुलना क्यों कर रहे? हम तुलना उससे करें जिसके बराबर हमारा क्षेत्रफल हो। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, उससे हम क्यों तुलना कर रहे हैं? अमेरिका से भी नहीं कर सकते, उसके भी क्षेत्रफल 3 गुना ज्यादा है। आप जरा समझो, दुनिया के 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है। दुनिया का 4% पानी है और 20% लोग पी रहे हैं। तो हम अपने संसाधन से देखें ना कि वास्तव में हमारे पास कितना है। अगर तो इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए, जो इकबाल महमूद कह रहे हैं कि अगर आबादी रोकनी है या जनसंख्या नियंत्रण करना है तो एक चश्मे से देखिए, आप संप्रदाय, धर्म और वर्गों में मत बांटिए उसको। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमने तो राज्यों को पार्टी नहीं बनाया। मेरी जो पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसमें राज्य को पार्टी नहीं बनाया। हमने केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को पार्टी बनाया। हमने तो लगातार के संविधान में ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग का मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए।